हाँ, तो हिस्ट्री की जो तीसरी आपकी बुक है, तीसरी और थर्ड जो बुक है, उसका अपन चैप्टर नंबर 12 आज करेंगे, ठीक है। और ये 12 का कैप्सूल है। बाकी इस चैप्टर के अंदर ज़्यादा कोई मुश्किल वर्डिंग है नहीं, कुछ वर्डिंग है जो मैं आज आपको समझा दूंगा, उसको आप अच्छे समझ लेना और फिर एक लाइव टेस्ट दे देना, तो ओवरऑल ये चैप्टर कवर हो जाएगा। फिर भी मैंने आपको जैसा भी कह रखा है कि 20 तारीख को अपने कैप्सूल सीरीज कंप्लीट हो जाएगी, तो उसके बाद में मैं सारे चैप्टर जो सिलेक्टेड चैप्टर जो आपको ज़्यादा मुश्किल लगे आप कमेंट कर देना, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटी, ज्योग्राफी, उनका मैं फिर वो चैप्टर पूरे करा दूंगा, ठीक है। लेकिन एक बार अपन कैप्सूल लेके थोड़े ऐसे कहते हैं ना कि एक लेवल पे आ जाए कि हाँ यार इतनी तैयारी तो है और बाकी अपन पूरे चैप्टर तो कर रहे हैं, और रही वही कसर जो निकल जाएगी वो लाइव टेस्ट में निकल जाएगी। लाइव टेस्ट में क्या होता है कि आप सबको पता है कि एक लाइन से क्वेश्चन बना दिए जाते हैं, तो ओवरऑल पूरा चैप्टर आपका कवर हो जाता है, ठीक है। ये जो चैप्टर अपना हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 12 है, इसका नाम है औपनिवेशिक शहर यानी कॉलोनियल सिटीज़, जिसका अपन कैप्सूल पढ़ रहे हैं। तो कुछ क्वेश्चन इसमें क्या क्या अपन पढ़ेंगे, शहरीकरण है, नगर नियोजन है, ये सब स्थापित है इसमें है चैप्टर में। बेसिकली अपन पहला क्वेश्चन ये लिया है कि औपनिवेशिक सरकार ने नगरों के मानचित्र तैयार करने पर क्यों ध्यान दिया और वर्तमान में उनकी प्रासंगिकता उल्लेख कीजिए। मतलब कि जैसे पहले जो मैपिंग करी जाती थी, यानी वाई वॉज मैपिंग अडोप्टेड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट और मेंशन द रेलेवेंस एट प्रेजेंट, क्या आज भी जो ये मैपिंग करना है क्या। तो आप भी देख लो भाई, कोई सा भी नगर जो बनाया जाता है पहले उसकी प्लानिंग की जाती है, ये बिल्कुल आज भी प्रासंगिक है, आज भी रिलेवेंट है। जैसा कोई बड़ी सिटी आपने देखा होगा, आपके आसपास में कोई कॉलोनी घर कटी हो, तो उस कॉलोनी को पहले क्या करेंगे, उसके बीच में छोटी छोटी ऐसे सड़कें जा रही हो, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, है ना। फिर वो छोटे छोटे प्लॉटिंग होती है, कोई 150 गज का, 200 गज का, 300 गज का वो प्लॉट काट देते हैं, फिर वो प्लॉट बेचते हैं। तो फिर इधर से सड़क जाएगी, इधर से पाइपलाइन जाएगी, इधर से वो जाएगी, सब पूरा नियोजन किया जाता है, मैपिंग की जाती है, वही सिस्टम ही है। तो देखो ऐसा है कि प्रारंभिक वर्षों में औपनिवेशिक सरकार थी। औपनिवेशिक सरकार का मतलब समझ गए ना, अंग्रेजों का अधिकार, मतलब हम उनके औपनिवेश थे, हम उनके कॉलोनियल थे, मतलब हम उनके गुलाम थे। कॉलोनियल का मतलब समझ रहे हो, अब जो इंडिया है वो अंग्रेजों का गुलाम उस टाइम पर औपनिवेश था, वो चीज़ है। तो औपनिवेशिक सरकार ने कुछ कारणों से मानचित्र बनाने पर विशेष ध्यान दिया था। पहला, सरकार का मानना था कि किसी स्थान की बनावट एवं भूदृश्य को समझने के लिए मानचित्र आवश्यक होते हैं। बिल्कुल सही बात है, किसी भी लैंडफॉर्म को अगर आपको समझना है तो उसको समझने के लिए वहाँ की जो अपन को क्या करना पड़ेगा, मैप करना पड़ेगा। गुड मैप्स होना बहुत ज़रूरी है अगर अपन को वहाँ अंडरस्टैंड लैंडस्केप को समझना है कि कैसी ज़मीन है, यहाँ पर क्या हो सकता है वो। इसलिए इस जानकारी के आधार पर वो शहरी प्रदेश पर नियंत्रण बनाए रख सकते थे, ये बात भी सही है। सेकंड, जब शहरों का विस्तार होने लगा तो न केवल उनके विकास की योजना तैयार करने के लिए बल्कि शहर को विकसित करने एवं अपनी सत्ता मजबूत बनाने के लिए भी मानचित्र बनाए जाते थे। ये बात भी है कि हमारे शहर को कहाँ तक फैलाना है, इसका डेवलपमेंट भी करना पर राजा है ना वो, तो वो मतलब साम्राज्य का एम्पायर फॉर्मेशन, जैसे अपन कहते हैं एम्पायर का विस्तार करना, वो भी है। तो देखो इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन थ्रू द मैप्स, और वो इससे ऐसे ये भी ध्यान रखना, वो न केवल सिर्फ डेवलपमेंट की योजना वाला प्लानिंग बनाता था बल्कि कि शहर को विकसित करने और अपनी सत्ता मजबूत करने के लिए। भाई क्या होगा कि अपन भी देखते हैं ना, सरकार कैसे वापस आती है, जो अच्छा काम करेगी, जो अच्छे शहर बनाएगी, जो अच्छे, जैसे अभी कोई मेट्रो सिटी बन गई, मेट्रो आ गई, तो मतलब जिस सरकार मेट्रो लेके उसका ज़्यादा अपन मानते हैं कि वाकई वो सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, तो जो ज़्यादा डेवलपमेंट करेगा उसकी सत्ता वापस आएगी। तो ये सब भी उस टाइम पर ये मैपिंग करना जरूरी था कि किस जगह हमें काम करना चाहिए। तीसरा, शहरों के मानचित्रों से हमें उसकी पहाड़ियों, नदियों, हरियाली का पता चलता है कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या है, और ये जानकारी रक्षा संबंधी उद्देश्यों के लिए भी बिल्कुल सही बात है। रक्षा का मतलब हो गया सिक्योरिटी, यानी कि मैप ऑल्सो शो द लोकेशन ऑफ घाट्स, डेंसिटी एंड क्वालिटी ऑफ हाउसेज, अलाइनमेंट ऑफ रोड्स। और अच्छा ये नीचे वाला है, ये वाला रहेगा। वी गेट ऑल्सो इन्फॉर्मेशन अबाउट द लोकेशन ऑफ हिल्स, रिवर्स एंड वेजिटेशन। ये ध्यान रखना कि इंग्लिश का हिंदी का तीसरा, इंग्लिश का चौथा सेम है। इंपॉर्टेंट प्लानिंग, स्ट्रक्चर ऑफ डिफेंस एंड, बिल्कुल सही बात है, जैसे स्ट्रेटेजिक पर्पस, जैसे हम हमारे जो पड़ोसी कंट्री उससे हमारे दुश्मनी है, तो हम क्या करेंगे, पहाड़ी इलाके को ढूंढेंगे जहाँ पर अच्छी, मतलब कहते हैं ना, सेना छिप सके, वार कर सके, ये सब पता चले, कहाँ पर नदियाँ हैं, ये सब सिस्टम का पता चलता है, जिससे हम कुछ प्लानिंग कर सकते हैं। चौथा, मकानों की सघनता, गुणवत्ता, सड़कों की स्थिति, हाँ मतलब ये जितने भी व्यावसायिक संभावनाएं हैं सब पता लग जाएगा मैपिंग से, कि कहाँ पर मकान ज़्यादा बनाए जा सकते हैं, कहाँ पर ज़मीन फ्लैट है, कहाँ पर नदियाँ हैं, कहाँ पर सड़कें निकाली जा सकती हैं, कहाँ से रेलवे ट्रैक निकाल, मतलब बहुत सारी बातें हैं। ये 3-4 पॉइंट बहुत ही शानदार हो जाएंगे कि क्यों मैपिंग करना जरूरी है। ठीक है, तो चारों पॉइंट लिख देना, बस एक छोटा सा क्वेश्चन बढ़िया तैयार हो जाएगा। एक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, लॉटरी कमेटी। ठीक है, लॉटरी कमेटी क्या थी और इसके अंतर्गत कलकत्ता के नगर नियोजन के कौन कौन से कदम उठाए गए। ठीक है, अपन ये दोनों बातें इस क्वेश्चन में ले लेंगे। लॉटरी कमेटी क्या थी, कोलकाता वाले भी आगे देख लिया अपन ने, कलकत्ता वाला, तो कंटिन्यू इस एक क्वेश्चन अपने समझ आएगा। तो देखो पहले आपको पता है कि हमारे यहाँ पर जो इंडिया में अंग्रेजों का राज था, अंग्रेज राज किया करते थे, और अंग्रेजों में वेलेस्ली जो जब था, तो वेलेस्ली के जाने के बाद में जो जितने भी शहरों का डेवलपमेंट या विकास हुआ वो जनता के ही पैसों से हुआ,
मतलब जनता से ही पैसे लेके डेवलपमेंट किया अंग्रेजों ने। मतलब ये अंग्रेज ब्रिटिशर्स जो जितने भी थे, ब्रिटिशर्स नहीं चाहते थे कि अपन खुद अपने हिसाब से कुछ पैसा वेस्ट करें, दिमाग था उनके अंदर। तो उन्होंने सोचा कि एक काम करते हैं कि जनता का पैसा लगा लेते हैं और उसी पैसे को, मतलब जो जो पैसे वाले लोग हैं उनके सामने लॉटरी पेश कर दी उन्होंने। लॉटरी, जैसे लॉटरी किसी भी चीज़ में निकाली जा सकती है, ठीक है, उस लॉटरी को उन्होंने बेचा। जो भी लॉटरी, मतलब ऐसा मान लो कि कोई हमारे यहाँ का रिसोर्सेज, कुछ संसाधन या कोई ज़मीन कुछ भी, उसको बेच दिया, उसके जो पैसा है वो पैसा डेवलपमेंट में लगा दिया, ठीक है। तो ये सिस्टम होता था लॉटरी सिस्टम। उसके नाम भी कहते हैं लॉटरी कमेटी। और लॉटरी कमेटी से कलकत्ता शहर की शक्ल ही चेंज कर दी थी, वो भी ना आगे पढ़ने वाले हैं। तो गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली के पश्चात, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े ध्यान समझना, गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली के पश्चात नगर नियोजन का कार्य सरकार की सहायता से लॉटरी कमेटी ने जारी रखा, ठीक है, मतलब कंटिन्यू रखा। और लॉटरी का ये नाम क्यों पड़ा, इसलिए पड़ा कि ये कमेटी नगर सुधार के लिए पैसे की व्यवस्था जनता के बीच लॉटरी बेचकर करती थी, समझ गए ना। तो मैंने आपको जैसा कहा, लॉटरी कुछ बेच देती, चाहे ज़मीन हो, रिसोर्सेज, कोई भी चीज़ बेचती जनता के सामने, जो लेता वो जो पैसा आता वो वहीं लगा देते, ठीक है वो। तो लॉटरी कमेटी द्वारा नगर नियोजन के लिए कदम उठाए गए कि जैसे कि पहला कि लॉटरी कमेटी ने कलकत्ता शहर का नया मानचित्र बनाया, मतलब नया मैप बनाया, मानचित्र का नया मैप बनाया और कलकत्ता को नया रूप दिया, ठीक। फिर लॉटरी कमेटी की प्रमुख कुछ एक्टिविटीज़ हैं, कुछ गतिविधियां हैं, ठीक। एक्टिविटीज़ मतलब गतिविधियां हो गई। तो गतिविधि में क्या था कि शहर में जहाँ पर हिंदुस्तानी जनसंख्या, मतलब जहाँ पर ये अपने इंडियंस लोग जहाँ ज़्यादा रहते हैं, उसमें सड़कें बनवाना है, नदी किनारे से अवैध कब्जे जो है उनको हटाना है, ये सब काम किया। कलकत्ता शहर के भारतीय हिस्से को साफ़ सुथरा बनाने की कमेटी ने बहुत सी झोंपड़ियों को साफ कर दिया। गरीब मजदूर को वहाँ से बाहर निकाल कर उसके मतलब फिक्स यथावत उनको कुछ मकान बना के दिए, जैसा कि आज भी लोग करते हैं, ठीक है। हालांकि मैंने कलकत्ता वाले क्वेश्चन को दोबारा मत लिखना, भले इस कलकत्ता में थोड़ा सा और लिख देना कि कलकत्ता शहर के नियोजन की लॉटरी कमेटी ने शहर का एक मानचित्र बनाया ताकि कलकत्ता शहर की पूरी तस्वीर सामने आ सके। मतलब लॉटरी एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो कैसा आएगा, ये क्वेश्चन पूरा आएगा। लॉटरी कमेटी क्या है वो अपन लिख दी। उसके बाद में कलकत्ता के बारे में अगर आता है तो 2 पॉइंट तो ये लिखना है और इसके बाद में ये पूरा कलकत्ता वाली बात लिखनी है। कलकत्ता शहर के लिए लॉटरी नियोजन ने क्या किया था, कमेटी ने क्या किया था, पहले उसका एक मानचित्र बनाया ताकि इस कलकत्ता का पूरे शहर का पता चल सके, ठीक है, कि ये है क्या मामला, ठीक, पूरी तस्वीर सामने आ सके। और इस कमेटी ने फिर सड़कें बनवाई, नदी के किनारे अवैध कब्जे हटाए, वो अपन ने जो पढ़ा था वही, उसी में जोड़ लेना इसको। और जो लाइन रिपीट हो रही है उसको हटा देना, ठीक है। साफ सुथरा करने के लिए गरीबों की झोंपड़ियों को शहर से हटाकर कलकत्ता के बाहरी किनारे पर बसा दिया। नगर नियोजन में लॉटरी कमेटी के इन कार्यों की वर्तमान में भी प्रासंगिकता है। आज भी लोग ऐसा ही करते हैं, सरकार ऐसा ही करती है। जो भी झुग्गी झोंपड़ियाँ होती है, बस्तियाँ होती है, वहाँ से लोग उठा देते हैं और उनको 50 गज का या फिर जो भी 100 गज का 80 गज का प्लॉट करके मकान बनाकर उनको देते हैं, जैसे कि आप 2 BHK मतलब मकान बना देगा और वहाँ पर रखने के लिए देते हैं ताकि वो गंदी बस्तियाँ जो है वो हट जाए। किसी भी शहर के विकास के लिए मानचित्र निर्माण अत्यावश्यक होता है, बहुत ज़रूरी है। तो शहर के विकास है तो सड़कों का जाल बिछाना, व्यवस्था साफ सुथरी रखना ज़रूरी है। अवैध कब्जों से भी शहर का विकास बाधित होता है, उन्हें हटाना भी आवश्यक है। ये सब कार्य अपने जो आज प्रासंगिक भी है और कलकत्ता शहर वाली बात अपने देख ली। अब देखो अगला क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हुआ है, हिल स्टेशन। हिल स्टेशनों की स्थापना और विकास। क्वेश्चन ऐसा आएगा कि अंग्रेजों ने हिल स्टेशनों की स्थापना क्यों की थी। तो अंग्रेज तो आपको पता है बड़े दिमागी थे, उस टाइम में पढ़े लिखे थे और में दिमाग था। ये सोचते थे कि यार गर्मी बहुत है, जब गर्मी होगी तो ठंडे इलाकों में रहते हैं और जब ठंडे होंगे तब गर्म, जब ठंड ज़्यादा रहेगी तब गर्म इलाकों में रहेंगे। इसी हिसाब से राजधानियाँ भी बनाया करते थे, जैसा कि राजस्थान के अंदर भी अजमेर और जयपुर, ठीक है ना, 2 जगह। तो वही वाली सिस्टम है कि जब गर्मी होगी या ठंड होगी उस हिसाब से ये अपनी राजधानियाँ सेट कर लेते, ठीक है। तो वो वाले सिस्टम ये करते थे। जैसे कि भारत में लगभग सभी हिल स्टेशनों का विकास अंग्रेजों ने किया था। सभी जितने भी हिल स्टेशन है ना वो सब लगभग अंग्रेजों का विकास अंग्रेजों ने कर रखा है इन सब का। और हिल स्टेशन औपनिवेशिक शहरी विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू था। ये पक्की बात है कि जहाँ पर भी नदियाँ या फिर थोड़ी बहुत ऐसे हिल एरियाज होता था वहाँ पर ये उसका डेवलपमेंट ज़बरदस्त करते थे। ब्रिटिश सेना की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हिल स्टेशन की स्थापना और विकास किया गया था ताकि गर्मी के माहौल में आराम से ठंड में रह सके, ठंड के माहौल में गर्म में रह जा सकते हैं। जैसे कि शिमला, वर्तमान में शिमला ही जो है वो उसकी स्थापना 1815-16 के गोरखा युद्ध के दौरान हुई थी। इसी तरह अंग्रेजों ने 1818 में एंग्लो मराठा जब युद्ध हुआ ना उस दौरान माउंट आबू को विकसित किया था, क्योंकि अपने लोग तो रह सकते हैं गर्मी में, ये बेटे रह नहीं सकते, इसलिए इन्होंने अपना अड्डा बना लिया वहाँ पर, ठीक है। अंग्रेजों ने 1835 में सिक्किम के शासकों ने दार्जिलिंग भी छीन लिया था। तो ये जितने भी आज इंडिया में शिमला हो, चाहे वो मनाली हो, चाहे वो माउंट आबू हो, चाहे दार्जिलिंग हो, ये सब के सब आपको डेट याद रखनी है। ये अंग्रेजों के बसाए हुए हिल स्टेशन है, ठीक है ना, ध्यान रखना। फिर इसका महत्व क्या था, हिल स्टेशन क्यों, मतलब इंपॉर्टेंस क्या है। तो हिल स्टेशन अंग्रेजों के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे क्योंकि उन्होंने क्या क्या उद्देश्य, देखो पहला
कि हिल स्टेशन सैनिकों के ठहरने के लिए रणनीतिक स्थान होते थे, वहाँ पर सेना ठहरती थी और पूरी प्लानिंग करती थी। यानी कि द हिल स्टेशन वर स्ट्रैटेजिक प्लेसेज ऑफ द स्टे ऑफ ट्रूप्स, यानी आर्मीज कह सकते हो, यहाँ पर मिलिट्री कह सकते हो इसकी जगह आप, एक ही बात है, ठीक है, मिलिट्री जो इनकी मिलिट्री होती थी। उन्होंने सीमाओं की रक्षा और रखवाली की जो है सुविधा प्रदान की। दुश्मन शासकों के खिलाफ अभियान शुरू करने के लिए भी ये सबसे अच्छा स्थान थे। भाई अच्छी जगह है, ठंडी जगह, आराम से रहा जा सकता है, तो आराम से सोच विचार कर लेते थे कि अब आगे क्या करना है। द फैसिलिटेड डिफेंस एंड गार्डिंग ऑफ फ्रंटियर्स और दीज वर ऑल्सो बेस्ट प्लेसेज ऑफ लंच कैंपेन अगेंस्ट एनिमी रूलर्स, यानी कि ये भी था कि दुश्मन शासकों के खिलाफ अभियान शुरू करने के लिए भी ये सबसे अच्छे स्थान प्लेस थे। फिर हिल स्टेशन सेना के लिए छावनियों का काम करते थे। जैसे छावनियाँ होती है ना, यानी कंटेनमेंट, एक तरीके से जहाँ पर आर्मी अपना रह सकती है पूरा बना के, वो थे। उन्होंने हैज़ा और मलेरिया जैसी महामारियों से भी सेना की रक्षा की थी। दे ऑल्सो प्रोटेक्टेड द आर्मी फ्रॉम एपिडेमिक्स एंड कोलेरा एंड मलेरिया। सीधी सी बात है कि गर्मी के अंदर हैज़ा वगैरह हो जाता है, जो गर्मी में ज़्यादा रहा हुआ नहीं, इंडियंस को तो आदत है, लेकिन इनको नहीं थी, इसलिए ये क्या करते थे, ऐसे ठंडे इलाकों में रहते, वहाँ पर मच्छर भी नहीं है, तो ना तो मलेरिया की जैसी झंझट हो और ना कोई हैज़ा, टाइफाइड, कोई टेंशन वाली बात नहीं थी, इसलिए ये भी इनके लिए इंपॉर्टेंस रखता है। चौथा, हिल स्टेशनों की समशीतोष्ण ठंडी जलवायु अंग्रेजों के लिए उपयुक्त थी, जो गर्म मौसम को महामारी से जोड़ते हैं। तो सीधी सी बात है, ऐसी समशीतोष्ण ठंडी जलवायु, क्लाइमेट एकदम कोल्ड है, टेम्परेट एंड कूल क्लाइमेट था, तो आराम से रह सकते थे, सूटेबल फॉर ब्रिटिश। अंग्रेज तो वैसे रहे हुए हैं ठंडों इलाकों में। और इन स्टेशनों को सैनिटेरियम के रूप में भी विकसित किया गया था, यानी ऐसी जगह जहाँ सैनिकों को आराम और बीमारी के उबरने के लिए भेजा जा सकता हो आराम से। ऐसा भी है एक तरीके से हॉस्पिटल, कि यहाँ पर रिलैक्स कीजिए, तो जहाँ युद्ध चल रहा सेना जाती है, वहाँ पर जो थक जाते वापस यहाँ आते, रिलैक्स होते फिर जाते हैं, ऐसा। और हिल स्टेशन में मनोरंजन के कई अवसर प्रदान किए। उन्हें पिकनिक स्पॉट हैं, चाय पार्टियाँ हैं, जैसा कि अंग्रेजों की आदत है, के लिए स्थल हैं, दौड़, थिएटर, सब की ये भी काम किए। हिल स्टेशन प्रोवाइडेड मैनी अपॉर्चुनिटीज़ फॉर रिक्रिएशन। दे सर्व्ड एज पिकनिक स्पॉट्स, वेन्यू ऑफ टी पार्टीज, ये सब ऐसे विशेष थिएटर्स, ये सब इन्होंने वहाँ पर अरेंजमेंट किया। तो ये जितने भी हिल स्टेशन करना था अंग्रेजों को मौज मस्ती के लिए, आराम के लिए, अपने स्ट्रेटजी प्लानिंग करने के लिए, ये सब के लिए काम आते थे। जो अपन को एक ही क्वेश्चन आएगा सीधा मिलाया हुआ, वो ये आएगा कि हिल स्टेशन की स्थापना और डेवलपमेंट कैसे क्या हुआ। तो 2-3 एग्जाम्पल अपन लिख दिए, एग्जाम्पल लिखना आपको, और फिर क्या क्या इंपॉर्टेंस था, तो ये आपके कुल मिला के 6 पॉइंट हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि बम्बई में सार्वजनिक भवनों के निर्माण के लिए औपनिवेशिक शासनकाल में प्रमुख स्थापत्य शैलियों का विस्तार से वर्णन कीजिए। जिससे डिटेल आर्किटेक्चरल स्टाइल यूज्ड ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक बिल्डिंग्स इन बॉम्बे। पहला है नवशास्त्रीय शैली, न्यू क्लासिकल, या फिर ऐसा कह लो न्यू क्लासिकल के साथ है, ऐसा लिखा हुआ है, न्यू या फिर न्यू क्लासिकल। कौन सी स्टाइल है ये, शैली है? देखो भवन निर्माण की शैली, सीधी बात है, बिल्डिंग्स बनाने की शैली है। तो भवन निर्माण की शैली को न्यू क्लासिकल शैली के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश लिख ली, हिंदी में की बात है कि यह शैली औपनिवेशिक शासनकाल में इंग्लैंड में प्रचलित चलन के कारण आयोजित की गई थी। सीधी सी बात है, अंग्रेजों ने यहाँ पर राज किया था, तो यह शैली अंग्रेजों के वहाँ इंग्लैंड में चला करती थी, तो अंग्रेजों ने वहाँ से इसको यहाँ लेके आ गए, ठीक है। और ये शैली, ये जो स्टाइल है, ये मूल रूप से प्राचीन रोम की भवन निर्माण शैली से निकली थी। एक्चुअल में जो ये इसका कहते हैं ना कि कहाँ से शैली निकली, स्टाइल कहाँ से निकली थी, तो ये निकली रोम से अंग्रेज अपने ब्रिटिश इंग्लैंड में लेके आए और इंग्लैंड से ले आए इंडिया में, ठीक है। और इसे यूरोपीय पुनर्जागरण के दौरान पुनर्जीवित, संशोधित एवं लोकप्रिय किया गया था। बड़े बड़े स्तंभ मतलब पिलर, ठीक है, बड़े पिलरों के पीछे रेखा गणितीय संरचना मतलब जो ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर जो होता है, ठीक है, उसका निर्माण इस शैली की विशेषता है। बड़े बड़े पिलर बनाना, उसके बाद में ड्राइंग जैसी पेंटिंग करके स्टाइल बनाना, वो इसमें होता है, ठीक है। इजी याद करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए इसे विशेष रूप से अनुकूल माना जाता था। अंग्रेजों को लगता था कि इस शैली में रोम की शाही भव्यता दिखाई देती है और इसे भारत के शाही वैभव की अभिव्यक्ति के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है, इसलिए उन्होंने भारत के अंदर अप्लाई किया इसको। भवन निर्माण की शैली के भूमध्य सागरीय उद्गम के कारण इसे उष्णकटिबंधीय मौसम के अनुकूल भी माना गया। और 1833 ईस्वी में इस स्थापत्य शैली से बम्बई के टाउन हॉल का निर्माण किया गया। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल डाल देना। देखो अपने हर बार एक ही एग्जाम्पल डालने की कोशिश की है कि इस शैली से कौन सा शहर बसाया गया था, तो वो हो गया बम्बई के अंदर एक बिल्डिंग बनाई, अपने एक टाउन हॉल बनाया, निर्माण किया। 1860 के दशक में व्यावसायिक इमारतों की समूह में वो अपने बनाया एलिफस्टन सर्कल, ठीक है, सर्कल, यानी एलिफस्टन सर्कल जो बनाया अपन ने, जिसको अपन हॉर्निमान सर्कल भी कहते हैं, इसका निर्माण भी इटली की इमारतों से प्रेरित था। तो ये सब कुछ है जो इसी शैली से अडॉप्ट है, जो एग्जाम्पल आप ऐड कर सकते हो।
फिर अगली है नव गौथिक शैली, न्यू गौथिक स्टाइल। ये कौन सी है? भवन निर्माण की शैली का जन्म इमारतों विशेषकर उन गिरजों से हुआ था जो मध्यकाल में उत्तरी यूरोप में बनाए गए थे। इस स्थापत्य शैली को 19वीं शताब्दी के मध्य में इंग्लैंड में पुनः अपनाया गया। इस शैली की प्रमुख विशेषता ऊंची उठी छतें और नोकदार मेहराबें और बारीक साज सज्जा होती थी, बिल्कुल पतली पतली। ये इसकी मेन चीज़ है। ठीक है। दूसरी, इस स्टाइल के अंदर निर्मित इमारतें भारतीय व्यापारियों को बहुत अधिक अच्छी लगती थी, क्योंकि उनका मानना था कि अंग्रेजों द्वारा बनाए गए अनेक विचारों की तरह उनकी भवन निर्माण शैलियाँ भी प्रगतिशील हैं, काम करेगी। उनका मानना था कि इन शैलियों द्वारा बम्बई को एक आधुनिक शहर बनाने में सहायता हमें मिलेगी। देखो जितनी सी बात है, अपन कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो सबसे पहले कहाँ जाते हैं? आर्किटेक्ट के पास में जाते हैं। अपना घर भी बनाते हैं तो अपन नक्शा घर का तैयार करवाते हैं, आर्किटेक्ट के पास में जाते हैं, ताकि जो आर्किटेक्ट है एक अच्छी सी एक मैप हमें बना के दे, उस अकॉर्डिंग बहुत अच्छा सुंदर सा अपन घर बना सकें, महल बना सके। सेम टू सेम इन्होंने भी ऐसा ही किया कि जितनी स्टाइलें या शैलियाँ जहाँ से मिल सकती थी वहाँ से लाए, और यहाँ पर इंडिया के बहुत ही भव्य मंदिर जो बनाए, या भव्य मंदिर मान लो, चाहे भव्य क्या नाम महल मान लो, चाहे भव्य किले मान लो, फोर्ट्स मान लो, भव्य बिल्डिंग्स मान लो, ये हर तरह से जो है इन्होंने तैयार किया। ठीक है। फिर एक होता है इंडो सारासैनिक शैली। इंडो सारासैनिक क्या है? देखो 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में एक नई मिश्र स्थापत्य शैली का विकास हुआ जो भारतीय यूरोपीय शैलियों का मिश्रण थी। इस शैली को इंडो सारासीन शैली के नाम से जाना जाता है। इंडो शब्द हिंद का संक्षिप्त रूप, मतलब जैसे इंडिया है ना, इंडिया से इंडो का संक्षिप्त रूप है, जबकि जो सारासैनिक शब्द है उपयोग यूरोप के लोग मुसलमानों को संबोधित करने के लिए करते थे। अब इनको पता है कि इंडिया में मुस्लिम और हिंदू दोनों ज़्यादा लोग रहते हैं, इसलिए उन्होंने इस वर्ड दोनों को मिक्स किया। इंडो जो हिंदू वर्ड है और सारासैनिक जो वहाँ पर सारासैनिक जो है वो वहाँ पर यूरोप के अंदर मुसलमानों के लिए यूज होता है, तो इसलिए इन्होंने एक शैली ऐसी मिक्स अप्लाई की, इंडो सारासैनिक शैली। ठीक है। तो वो भी एक अच्छा मैसेज है। इसलिए तो इस स्थापत्य शैली यहाँ की मध्यकालीन इमारतें, गुंबद हैं, छतरियाँ हैं, जालियाँ हैं, महराबे हैं, इन सब का बहुत प्रभाव इसके ऊपर देखने को मिलता है। सार्वजनिक वास्तुशिल्प में भारतीय भवन निर्माण शैलियों का समावेश करके अंग्रेज ये दर्शाना चाहते थे कि यहाँ के वैद्य एवं स्वाभाविक हम शासक, मतलब ये दिखाना चाहते थे कि हमने यहाँ के हम लीगल हैं, हम यहीं के रहने वाले हैं, हम यहाँ के लोगों का भला चाहते हैं। ये सब देख लो भले इसके अंदर एग्जाम्पल है। हालांकि इसमें एक एग्जाम्पल इंग्लिश में तो और भी ले रखा है। बेस्ट द एग्जाम्पल ऑफ दिस स्टाइल इज गेटवे ऑफ इंडिया एंड ताजमहल होटल। ये भी जो है ताज होटल जो है वो भी इसी का एग्जाम्पल है, वो इसी शैली से बना हुआ है। तो ये भी आप इंग्लिश मीडियम में से हिंदी वाले भी लिख सकते हो। ठीक है। तो ये हो गया अपना इंडो सारासैनिक शैली। यहाँ से 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन तो मैं छोड़ूंगा नहीं, निकाल के अंदर से दे दूंगा आपको, लेकिन फिर भी इसको भी अच्छे से आपको पढ़ना है। और फिर थोड़ा सा आगे कंटिन्यू। 1911 ईस्वी में ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम में उनकी पत्नी मैरी के स्वागत के लिए गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण परंपरा गुजराती शैली में किया गया था। उद्योगपति जमशेदजी टाटा ने इस शैली में बम्बई में एक ताजमहल होटल का भी निर्माण करवाया था, जो आज भी है। ठीक है ना। ताज होटल जो है, ताजमहल होटल बोल दो, ताज होटल बोल दो, ये जमशेदजी टाटा ने बनवाया था, और जो कि मैं इंग्लिश में मैंने पीछे पढ़ लिया था। ये इमारत न केवल भारतीय उद्यमशीलता का प्रतीक थी, बल्कि अंग्रेजों के नस्ली क्लबों और होटलों के लिए एक चुनौती भी थी। कि देख सकते हो आप किस हिसाब की शानदार, मतलब इतनी शानदार थी जो अंग्रेजों को चैलेंज करने वाली थी कि आपने जितने भी क्लब या होटलें जो बनाई उनके इस ताज होटल के सामने आपका कुछ भी नहीं है। औपनिवेशिक काल में बम्बई में अधिकांशतः भारतीय क्षेत्रों में सजावट व भवन निर्माण तथा साज सज्जा में इस शैली का प्रभुत्व था। ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड बॉम्बे वॉज द डोमिनेटेड बाय दिस स्टाइल इन डेकोरेशन एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड फर्निशिंग। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जितने भी अपने क्वेश्चन, ये जैसे बड़ा क्वेश्चन हो सकता है शैलियों वाला, लेकिन कोई 2 शैली पूछ लेगा आपसे, कोई 2 स्टाइल पूछ लेगा कि कोई 2 का वर्णन को डिस्क्राइब करो। इसलिए बड़े ध्यान से समझना, बहुत चैप्टर बड़ा है, लेकिन कुल मिला के अपना ओवरऑल प्रिपरेशन हो जाएगी। अगर ये 4-5 क्वेश्चन सिलेक्टेड ये देख लेते हो, फिर लाइव टेस्ट दे दोगे तो हो जाएगा। बाकी बाद में मैं और देखूंगा, पहले अपना इतना हो जाए, फिर इनके बाद में फिर अपन पूरी बुक का कुछ सिलेक्टेड और निकालेंगे, कोई 5 क्वेश्चन, कोई 10 क्वेश्चन सिलेक्टेड, तो उनकी और बातें चर्चा करते रहेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि तैयारी बहुत शानदार होने वाली है, लेकिन आपको बस कंटिन्यूटी रखनी है। ये जितना भी कुछ मिलता है बस तैयार करते जाओ, उसको टिक करते जाओ, लाइव टेस्ट देते रहो। लाइव टेस्ट 5 से 7 बार बार जा के दो आप। लाइव टेस्ट की जो प्लेलिस्ट बन रखी है उसमें जाओ, खुद रिटेस्ट दिया करो। आपको स्क्रीनशॉट लेके लाइव टेस्ट नहीं देना है, उसमें बिल्कुल मज़ा भी नहीं आएगा फिर। लेकिन एकदम लाइव टेस्ट में वापस उसी वीडियो में और फिर टेस्ट दो, और फिर अपने आप, क्योंकि आपके सामने आंसर भी होंगे। ठीक है। हाँ, फास्ट करके दे लो, बोले आप स्पीड में दे लो, लेकिन फटाफट देखिए अपना स्कोर देखो कि मेरा इस बार स्कोर क्या रहा। जिस दिन 100% स्कोर हो जाए उस दिन जब तक देते रहना,
ये एक भी गलत होता है तो फिर से देना है, लेकिन फिर भी अगर 100% होता है फिर भी 4-5 देना है, क्योंकि रिवीजन बहुत जरूरी है, वरना भूल जाते हैं। ठीक है, तो ये था अपना हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 12। और भी कोई डाउट रह जाए इस चैप्टर के अंदर आपको तो मुझे कमेंट कर देना, अपन बाद में इसको पूरा पढ़ लेंगे। ठीक है ना।